स्वागत है आपका ज्ञानोदय पॉडकास्ट में। हाँ। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ सैबोटाज के बारे में, यानी वो आदतें और सोच जिनसे इंसान खुद ही अपनी प्रोग्रेस रोक देता है, कई बार बिना समझे। जी। हम अक्सर ना सोचते हैं कि हमारी मंजिल के रास्ते में बहुत से पहाड़ खड़े हैं, हम्म। लेकिन कई बार वो पहाड़ हमारे अपने ही बनाए हुए होते हैं। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि इंसान सफलता पाना तो चाहता है, लेकिन अंदर ही अंदर कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींच रही होती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो असल में जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, वो हमारे अपने ही अंदर छिपा होता है। सही बात है। हमने अक्सर देखा है कि जब भी जिंदगी में रुकावटें आती हैं तो इंसान बहुत आसानी से बाहरी चीजों को दोष देने लगता है। हाँ, मतलब लोग कहते हैं कि उनके पास पैसे की कमी है या किस्मत साथ नहीं दे रही है। एग्जैक्टली। या फिर उन्हें सही अवसर नहीं मिल रहे हैं। ये सच है कि कई बार बाहरी परिस्थितियां सच में कठिन होती हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में हमारा अपना ही व्यवहार रुकावट बन जाता है। बिल्कुल, हमारी अपनी ही आदतें अक्सर हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती हैं। इंसान खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछाने लगता है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। जी। मतलब सेल्फ सैबोटाज मुझे कुछ ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान दिन भर बहुत मेहनत करके खूबसूरत इमारत बना रहा हो और फिर रात के अंधेरे में खुद ही उसकी ईंटें निकालकर उसे तोड़ भी रहा हो। हाँ, एग्जैक्टली। जब इंसान के काम और उसके अपने ही तय किए गए लक्ष्य आपस में मेल नहीं खाते ना, तो उसे हम सेल्फ सैबोटाज कह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और रोजमर्रा की जिंदगी में इसके उदाहरण देखना बहुत आसान है। जैसे कोई इंसान बहुत अच्छी सेहत चाहता है, वो पूरे जोश के साथ जिम जाने का संकल्प लेता है, पर फिर लगातार जंक फूड खाता रहता है। हाँ। या फिर कोई पैसे बचाकर आर्थिक रूप से आजाद होना चाहता है, लेकिन थोड़ा सा तनाव महसूस होते ही बिना सोचे समझे महंगी चीजें खरीद लेता है। ये सारे काम उनके अपने ही लक्ष्यों के बिल्कुल खिलाफ जा रहे हैं। हाँ। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इंसान अक्सर ये सब अनजाने में कर रहा होता है। हाँ। ये कोई एक दिन में लिया गया बड़ा फैसला नहीं होता, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें होती हैं। हाँ। और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। कई लोग इन आदतों को देखकर कह देते हैं कि इंसान बस आलसी है। लेकिन ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है कि क्या सेल्फ सैबोटाज और आलस्य एक ही चीजें हैं? मुझे तो नहीं लगता। जवाब है नहीं, ये दोनों बहुत अलग हैं। आलसी इंसान को सफलता की कोई खास परवाह नहीं होती, वो प्रयास नहीं करना चाहता और उसे इस बात से कोई परेशानी भी नहीं होती। मतलब उसे उसी अवस्था में आराम मिलता है। जी बिल्कुल। तो अगर मैं इसे सही समझ रहा हूं तो आलस्य एक तरह की उदासीनता है, वहां कोई आंतरिक संघर्ष नहीं है। सही कहा। लेकिन जो सेल्फ सैबोटेज करने वाला इंसान है वो सफलता की बहुत गहरी चाहत रखता है। उसके अंदर एक आग है कुछ हासिल करने की। हाँ, वो आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन फिर खुद ही गाड़ी के एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों पे एक साथ पैर रख देता है। एग्जैक्टली। वही आंतरिक संघर्ष इसे इतना जटिल बनाता है। वो सफल होना चाहता है, लेकिन उसके अंदर के डर, उसकी शंकाएं और जो असुरक्षाएं हैं ना, वो उससे ऐसे काम करवाती हैं जो उसे आगे बढ़ने से रोकते हैं। एक आलसी इंसान शायद कहेगा कि मुझे सफलता से कोई मतलब नहीं है, पर एक सेल्फ सैबोटाज करने वाला इंसान बहुत हताश होकर सोचेगा कि मैं सफल तो होना चाहता हूँ, मैं मेहनत भी करना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं ऐन मौके पर पीछे हट जाता हूँ या जरूरी कामों को टालता रहता हूँ। हाँ। ये आलस्य नहीं है, ये एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक उलझन है। ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है जो गलत तरीके से काम कर रहा है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? इंसान का दिमाग ऐसा क्यों करता है? जब हम सच में सफल होना चाहते हैं, कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, जी, तो हम खुद को ही क्यों रोकते हैं? ये तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई ना। अगर दिमाग हमारा ही हिस्सा है, तो वो हमारी ही तरक्की के खिलाफ क्यों काम कर रहा है? अगर हम इसे साइकोलॉजी के नजरिए से देखें तो इंसान का दिमाग मुख्य रूप से दो ही काम करता है। अच्छा। पहला, खुशी या आराम की तलाश करना, और दूसरा, दर्द या असुविधा से बचना। हमारे दिमाग का डिजाइन लाखों साल पुराना है। और इसका मुख्य उद्देश्य हमें जिंदा रखना और सुरक्षित रखना है। बिल्कुल। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जिंदगी में आगे बढ़ने, कुछ नया सीखने या अपनी स्थिति बदलने में हमेशा एक तरह की असुविधा होती है। हाँ, क्योंकि उसमें अनिश्चितता होती है, मेहनत लगती है और जोखिम भी होता है। और दिमाग को ये अनिश्चितता बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब हमारा दिमाग एक ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट की तरह बर्ताव कर रहा है। हाँ, बहुत ही अच्छा उदाहरण है ये। जो हमें चोट लगने से तो बचाना चाहता है, लेकिन उस चक्कर में हमें घर से बाहर ही नहीं निकलने देता। वो हर नए अवसर, हर बदलाव को एक खतरे की तरह देखने लगता है। ये बहुत ही सटीक है। दिमाग इस असुविधा या बदलाव को एक खतरे के रूप में देखता है।
उसका काम आपको सुरक्षित रखना है। तो वो आपको वापस आपके कंफर्ट जोन में धकेल देता है। हाँ, आपकी जानी पहचानी और सुरक्षित दुनिया में। भले वो कंफर्ट जोन कितना भी दुखदाई क्यों ना हो, लेकिन वो जाना पहचाना है। तो दिमाग सोचता है कि वो आपकी रक्षा कर रहा है, लेकिन असल में वो आपकी प्रगति को रोक रहा होता है। जी। इसके अलावा इसकी जड़ें अक्सर हमारे अतीत में बहुत गहराई तक जाती हैं। जैसे बचपन के अनुभव। बिल्कुल। कई लोगों की जिंदगी में ये पैटर्न देखने को मिलता है कि अगर उन्हें बचपन में बहुत ज्यादा आलोचना का सामना करना पड़ा हो, हाँ। तो उनके अवचेतन मन में ये बात बैठ जाती है कि वो कभी काफी नहीं है। और शायद यही वजह है कि जब भी वो कुछ अच्छा करने लगते हैं तो वो पुरानी आवाज वापस आ जाती है जो कहती है कि तुम ये डिजर्व नहीं करते। सही कहा। अतीत की असफलताएं भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल निभाती होंगी। अगर किसी इंसान ने बार बार हार का सामना किया है तो उसका दिमाग ये मान लेता है कि हर कोशिश का अंत निराशा ही होगा। और इस निराशा से बचने के लिए वो कोशिश करना ही छोड़ देता है। ये तो एक तरह से खुद को पहले ही रिजेक्ट कर देना हुआ, ताकि बाद में दुनिया के रिजेक्शन का दर्द न सहना पड़े। बिल्कुल। और इसी रिजेक्शन से बचने की कोशिश में एक और बहुत दिलचस्प पहलू सामने आता है। हार का डर तो फिर भी समझा जा सकता है, जी। लेकिन इंसान कई बार उस चीज से भी डरने लगता है जिसे पाने के लिए उसने दिन रात एक कर दिया होता है। यहाँ पर चीजें सच में बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। लोग हारने से डरते हैं ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन सफल होने से डरना ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। हाँ। ये सफलता का डर या फियर ऑफ सक्सेस कैसे काम करता है? कोई जीतने से भला क्यों डरेगा? पर अगर गहराई से सोचें तो समझ आता है कि सफलता अपने साथ एक नया वर्जन मांगती है। एक पुरानी पहचान को छोड़ना पड़ता है। हाँ। सुनने में ये थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन सफलता का डर हार के डर से भी ज्यादा आम है। लोग सिर्फ हारने से ही नहीं, बल्कि जीतने से भी डरते हैं। क्योंकि सफलता अकेले नहीं आती। एग्जैक्टली। उसके साथ भारी बदलाव आते हैं। सफलता के साथ नई जिम्मेदारियां आती हैं, लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। हाँ, एक नया दबाव पैदा होता है। हाँ, और अचानक इंसान लोगों के ध्यान के केंद्र में आ जाता है। कई लोगों के लिए ये सब बहुत डरावना होता है। उनके मन में सवाल उठने लगते हैं। कि अगर मैं सफल हो गया तो क्या मैं सफलता को बरकरार रख पाऊंगा? क्या मेरे पुराने दोस्त मुझसे दूर हो जाएंगे? क्या मेरी आजादी छिन जाएगी? हाँ। एक तरह का इम्पोस्टर सिंड्रोम हावी हो जाता है, जहां इंसान को लगता है कि वो इस सफलता के लायक नहीं है और जल्दी ही उसका पर्दाफाश हो जाएगा। और इस घबराहट में वो अनजाने में अपने ही कदम पीछे खींच लेता है। जी बिल्कुल। ज्ञानोदय पॉडकास्ट में चर्चा करते हुए हमने अक्सर देखा है कि इंसान कैसे अपनी ही सोच का शिकार बन जाता है। और ये कोई एक बड़ा धमाका नहीं है। हाँ। ऐसा नहीं है कि इंसान एक दिन उठता है और तय करता है कि आज मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, बल्कि ये रोज की छोटी छोटी आदतें हैं जो मिलकर एक अदृश्य दीवार बन जाती हैं। सही कहा। तो अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें तो इसके क्या रूप देखने को मिलते हैं? इसके कई रूप हैं और ये हमारे व्यवहार में बहुत गहराई से छुपे होते हैं। सबसे पहला और सबसे आम लक्षण है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी टालमटोल करना। किसी भी जरूरी काम को लगातार टालना, ये सोचकर कि कल कर लूंगा या अभी मूड नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि टालमटोल समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट की समस्या है। लेकिन असल में ये मूड या टाइम की बात नहीं होती। ये भावनाओं के प्रबंधन यानी इमोशन मैनेजमेंट की समस्या है। अच्छा। वो काम भारी, मुश्किल या असुविधाजनक लग रहा होता है, या उस काम से जुड़ी कोई एंग्जाइटी होती है। और दिमाग उस एंग्जाइटी से बचने के लिए टालमटोल का सहारा लेता है। बिल्कुल। इंसान सोशल मीडिया पर घंटों निकाल देता है क्योंकि वो उस काम से जुड़े डर का सामना नहीं करना चाहता। हम सब प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में जानते हैं, लेकिन जो बात अक्सर नजरअंदाज हो जाती है वो ये है कि दिमाग दरअसल उस काम से जुड़ी असुविधा से भाग रहा है। जी। और टालमटोल के साथ साथ एक और चीज जो बहुत से लोग करते हैं वो है ओवरथिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। ऐसा लगता है जैसे दिमाग एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है। पसीना बहुत आ रहा है, थकान बहुत हो रही है, लेकिन इंसान पहुंच कहीं नहीं रहा। हाँ। ओवर थिंकिंग सेल्फ सैबोटाज का एक बहुत ही चालाक रूप है। इसमें इंसान सिर्फ योजनाएं बनाता रहता है, हर छोटी से छोटी चीज का विश्लेषण करता है और हर बुरी स्थिति की कल्पना करता रहता है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये दिमाग में प्रोग्रेस या प्रगति का एक भ्रम पैदा करता है, इल्यूजन पैदा करता है। हाँ, इंसान को लगता है कि वो कुछ प्रोडक्टिव कर रहा है क्योंकि वो लगातार अपने लक्ष्य के बारे में सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है। लेकिन असल में उसने कोई ठोस कदम उठाया ही नहीं होता। वो बस ख्यालों की दुनिया में सुरक्षित महसूस कर रहा होता है। बिल्कुल। तो क्या परफेक्शनिज्म भी इसी छतरी के नीचे आता है? क्योंकि बाहर से देखने में तो परफेक्शनिज्म एक अच्छी खूबी लगती है। लोग इसे इंटरव्यू में अपनी ताकत के तौर पे बताते हैं। बाहर से जरूर ये एक अच्छी खूबी लगती है, लेकिन असल में ये एक बहुत ही चालाक धोखा है। हाँ।
इंसान सोचता है कि जब तक सब कुछ बिल्कुल सही नहीं होगा, सही समय नहीं आएगा या उसकी तैयारी 100% नहीं होगी, तब तक वो काम शुरू नहीं करेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि परफेक्शन कभी आता ही नहीं है। जी, ये सिर्फ काम में देरी करवाने और आलोचना से बचने का एक खूबसूरत बहाना है। इंसान को लगता है कि अगर काम परफेक्ट होगा तो कोई उसमें कमी नहीं निकाल पाएगा। और उसे रिजेक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक और बड़ा रूप है नेगेटिव सेल्फ टॉक। खुद से नकारात्मक बातें करना, यानी अपने ही दिमाग में अपना सबसे बड़ा आलोचक बन जाना। बिल्कुल, हमारे मन के अंदर लगातार एक आवाज चलती रहती है। जब वो आवाज ये कहने लगे कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, या मुझसे ये नहीं होगा। हाँ, या मैं बाकी लोगों जितना समझदार नहीं हूँ, तो इंसान का आत्मविश्वास पूरी तरह टूट जाता है। जब आपके अंदर की आवाज ही आपकी दुश्मन बन जाए ना, तो फिर आपको हराने के लिए किसी बाहरी दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती। सही कहा, वो आवाज इतनी हावी हो जाती है कि इंसान कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है। ये तो बहुत ही गहरी बात है, और इसका असर सिर्फ हमारे लक्ष्यों तक ही सीमित नहीं रहता। जब कोई इंसान इस तरह के लूप में फंस जाता है, तो उसके करियर और उसके रिश्तों पर भी इसका बहुत गहरा और नकारात्मक असर पड़ता होगा। करियर में अगर देखें तो डर और आत्मसंदेह के कारण लोग चुनौतियों से भागते हैं। वो अपने काम का फीडबैक लेने से बचते हैं क्योंकि उन्हें रचनात्मक आलोचना भी एक हमले की तरह लगती है। हाँ, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी वो ले नहीं पाते। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग नए प्रोजेक्ट्स या प्रमोशंस के लिए अप्लाई ही नहीं करते, ये सोचकर कि उन्हें चुना नहीं जाएगा। या वो जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएंगे। इस वजह से उनकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है जहां वो हैं। वो सालों तक एक ही जगह अटके रहते हैं और फिर वो सोचते हैं कि उनका करियर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। जबकि असलियत में उन्होंने खुद ही अपने आगे बढ़ने के रास्ते बंद कर दिए थे। जी, और अगर रिश्तों की बात करें तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखें तो वहां भी यही पैटर्न दोहराया जाता है। कई बार लोग रिजेक्शन के डर से अपनों को खुद से दूर कर देते हैं। उन्हें अंदर ही अंदर ये डर सताता है कि एक न एक दिन तो सामने वाला मुझे छोड़ ही देगा। इसलिए वो खुद ही झगड़े शुरू कर देते हैं या दूरियां बना लेते हैं, ताकि वो दर्द उनके अपने कंट्रोल में रहे। और कई बार खुद पर शक होने के कारण कई लोग अनहेल्दी या नुकसानदायक रिश्तों में भी फंसे रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो किसी बेहतर इंसान या प्यार भरे रिश्ते के लायक ही नहीं है। और इन सब का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर जो असर पड़ता है उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। जब इंसान बार बार अपनी ही प्रगति को रोकता है, अपनी असली क्षमताओं के अनुसार काम नहीं कर पाता, तो वह एक तरह की घुटन महसूस करने लगता है। एक गहरी उदासी छा जाती है। इससे लगातार चिंता, हताशा और अपराध बोध पैदा होता है। इंसान खुद को ही एक पिंजरे में कैद महसूस करने लगता है, जिसकी चाबी उसी के हाथ में है, लेकिन वो उस चाबी को इस्तेमाल करने से डरता है। बिल्कुल सही। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि हम एक अंतहीन लूप में फंस गए हैं। पर अगर दिमाग ही हमारे खिलाफ खेल रहा है, तो हम इसे मात कैसे दें? हाँ, इंसान इस पिंजरे से बाहर कैसे निकले? इस चक्र को तोड़ने का रास्ता क्या हो सकता है? इस चक्र को तोड़ने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है जागरूकता, यानी अवेयरनेस। जी। किसी भी समस्या को तब तक नहीं सुलझाया जा सकता जब तक कि यह स्वीकार न कर लिया जाए कि समस्या मौजूद है। इंसान को खुद से पूरी ईमानदारी से सवाल करना होगा, बिना खुद को जज किए। खुद से पूछना होगा कि क्या मैं जानबूझकर ये जरूरी काम टाल रहा हूँ? क्या मैं इस नए मौके से डर कर भाग रहा हूँ? क्या मेरे फैसले मेरे लक्ष्यों के करीब ले जा रहे हैं या उनसे दूर? जब इंसान अपने ही इन पैटर्न्स को पहचानने लगता है, अपनी भावनाओं को बिना भागे महसूस करना सीखता है, तभी असली बदलाव की शुरुआत होती है। जैसा कि हमने ज्ञानोदय पॉडकास्ट के पिछले डिस्कशंस में भी देखा है, हमारी आदतें और हमारी जीवन शैली हमारे मानसिक स्वास्थ्य और फैसलों से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। उदाहरण के लिए हमने सुबह जल्दी उठने के फायदों पर बात की थी। सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं है, ये खुद से किया गया दिन का पहला वादा है। सही कहा। जब इंसान सुबह उठने का अपना ही वादा पूरा करता है, तो कैसे वो दिन में अनुशासन लाता है और उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। ये छोटे छोटे वादे पूरा करना ही सेल्फ सैबोटाज का सबसे बड़ा इलाज है। और सिर्फ सुबह उठना ही नहीं, सही खानपान, नियमित व्यायाम और एक स्वस्थ रूटीन कैसे इंसान की मानसिक स्पष्टता और फैसले लेने की क्षमता को बेहतर बनाते हैं, ये भी एक अहम कड़ी है। हाँ, क्लीन ईटिंग से क्लैरिटी आती है। जी, कई किताबों में भी, जैसे द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी में भी अनुशासन, सादा जीवन और मॉर्निंग रूटीन को बहुत महत्व दिया गया है। हाँ, जब इंसान का रूटीन और जीवन शैली अनुशासित होती है, तो उसके अंदर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास होता है। और इस अनुशासन के कारण सेल्फ सैबोटाज की ये जो नकारात्मक आदतें हैं, जैसे टालमटोल करना या खुद पर शक करना, ये अपने आप कम होने लगती हैं।
आपका शरीर और दिमाग दोनों एक ही दिशा में काम करने लगते हैं। मतलब छोटे छोटे कदम उठाकर हम इस बड़ी समस्या को हरा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये बात किताबों में भी बहुत बार दोहराई गई है। जी, कई किताबों में भी ये बात सामने आती है कि इंसान की छोटी छोटी डेली हैबिट्स ही उसकी जिंदगी का डायरेक्शन तय करती हैं। हाँ, जैसे जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स में बहुत गहराई से बताया गया है कि हमें अपने लक्ष्यों पर नहीं बल्कि अपने सिस्टम पर फोकस करना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं तो अपनी पहचान को बदलिए। बिल्कुल, ये मत कहिए कि मैं किताब लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि खुद से कहिए कि मैं एक लेखक हूँ। जब इंसान अपनी पहचान एक अनुशासित व्यक्ति के रूप में बनाने लगता है तो उसकी आदतें भी उसी के अनुरूप ढलने लगती हैं। और एटॉमिक हैबिट्स का 2 मिनट रूल इसमें बहुत काम आता है। किसी भी मुश्किल काम को सिर्फ 2 मिनट के लिए शुरू करने का संकल्प लें। इससे काम शुरू करने की जो शुरुआती असुविधा है वो कम हो जाती है। जी, और शायद ब्रायना वीस्ट की मशहूर किताब द माउंटेन इज यू में भी यही बताया गया है कि असली रुकावट कोई भारी पहाड़ नहीं है, बल्कि हम खुद हैं। बिल्कुल। मैंने सुना है कि उस किताब का मूल विचार ही यही है कि सेल्फ सैबोटाज असल में हमारी ही एक कोशिश है खुद को सुरक्षित रखने की। वो एक बहुत ही बेहतरीन नजरिया है। द माउंटेन इज यू में लेखिका समझाती हैं कि सेल्फ सैबोटाज इसलिए नहीं होता क्योंकि हम खुद से नफरत करते हैं। बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हम अपने डर को हैंडल नहीं कर पाते। जी, ये एक मिसगाइडेड कोपिंग मैकेनिज्म है। इसी तरह द कंपाउंड इफेक्ट जैसी किताबें भी इसी विचार पर जोर देती हैं कि छोटे और निरंतर कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। डर रातों रात खत्म नहीं होता। डर के मौजूद होने के बावजूद, असुविधा महसूस होने के बावजूद, जब कोई इंसान एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाता है, वही उसकी असली जीत होती है। आपको खुद से लड़ना बंद करके खुद के साथ काम करना शुरू करना होगा। अपने अंदर की उस डरी हुई आवाज को शांत करना होगा, ना कि उसे दबाना। तो आज की इस गहरी चर्चा से ये बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि सेल्फ सैबोटाज हमारी अपनी ही बनाई हुई एक अदृश्य दीवार है, जी, जो हमने खुद को बचाने के लिए खड़ी की थी, लेकिन अब वही दीवार हमारी कैद बन गई है। पर अच्छी बात यह है कि जो दीवार हमने खुद बनाई है उसे हम खुद धीरे धीरे एक एक ईंट निकालकर गिरा भी सकते हैं। बिल्कुल। अगली बार जब मन किसी जरूरी काम को टालने का करे तो खुद से एक सवाल जरूर पूछना, क्या मैं सच में आराम कर रहा हूं या मैं अनजाने में अपने ही उस बेहतर भविष्य को आने से रोक रहा हूं जिसका मैंने हमेशा सपना देखा है। शायद हमारा कंफर्ट जोन ही वो सबसे खतरनाक जगह है जहां हमारे सपने धीरे धीरे दम तोड़ देते हैं। ये सच में एक बहुत गहरा विचार है। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल। कमेंट में बताइए कि इस पॉडकास्ट का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। और हमें ये भी बताइए कि आप किस किताब या किस विषय पर अगला ज्ञानोदय पॉडकास्ट सुनना चाहेंगे।